कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड पार्ट पर, जिसका नाम था सिटीजनशिप। सो एज वी हैव प्रॉमिस्ड कि हम सिटीजनशिप पर बात करने वाले थे। सिटीजनशिप के रिस्पेक्ट में सबसे पहले तो जो 2-3 चीजें हमको जाननी है उस पर बात कर लेते हैं। सिटीजनशिप में हमको ये समझना है कि आर्टिकल नंबर 5 to 11, ये जो आर्टिकल नंबर है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं, इसमें सिटीजनशिप का जिक्र है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 जो है कहलाता है। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि यहाँ पर सिटीजनशिप का इन आर्टिकल से ज्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर जो हमें समझना है वो है हमारा सिटीजनशिप एक्ट। ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट जो था 1955 में कमेंसमेंट में लाया गया था और इसके बाद समय समय पर इस पे कुछ ना कुछ अपडेट्स होती रही हैं, जैसा कि हम जानते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो आर्टिकल्स पर बात कर लेंगे, फिर समझेंगे कि वो कौन से तरीके हैं जिससे कोई भी इंसान जो है भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सिटीजनशिप पर हम बात करेंगे और सिटीजनशिप में हमारा जो सबसे पहली चीज एक उठती है वो ध्यान देने योग्य है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर है वो आई होप सभी को पता है, दैट वी बिलीव इन अ सिंगल सिटीजनशिप। हमारे यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। हमें जो मतलब जैसे आप यूएसए वगैरह के कॉन्सेप्ट्स देखोगे तो वहां पर डबल चलता है। डबल इन द सेंस कि स्टेट की अलग होती है और जो कंट्री होती है उसकी सिटीजनशिप अलग होती है, डुअल सिटीजनशिप होती है। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसके अलावा इसको एक और तरीके से जो आप समझ सकते हो, दैट अ पर्सन कैन नॉट हैव अ सिटीजनशिप ऑफ 2 or more स्टेट्स। मतलब कैसे? डुअल सिटीजनशिप हमारे यहाँ है नहीं। इसके अलावा हम क्या बोलते हैं, नो फॉरेन सिटीजनशिप विल बी अलाउड। यानी अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो वो केवल और केवल क्या है, भारत का ही नागरिक है। उसका दूसरे देशों से किसी भी प्रकार का कोई भी नागरिकता के रिस्पेक्ट में संबंध नहीं होगा। और अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा किया कि भारत का नागरिक होते हुए अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता उसने ली, तो क्या होगा, तो उसकी जो भारतीय नागरिकता है वो उसी क्षण समाप्त हो जाएगी। ये फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको दिया गया। तो सबसे पहले आर्टिकल्स पर बात करेंगे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 5 to 11 deals with the citizenship in the part 2 of the constitution। तो बेसिकली सबसे पहले तो आर्टिकल जो 5 है हमारा, वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब 26 जनवरी 1950 के समय के जो हालात थे, जो सिटीजनशिप थी, उसके रिस्पेक्ट में हमें बात पता चलती है, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति जिनके माता पिता यानी कि पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, क्या रहे हो, भारत में जन्म लिया हो 1950 से पहले, मतलब अविभाजित यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया में बर्थ हुआ हो, है ना, अविभाजित भारत यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया में अगर इनका बर्थ हुआ हो, और जो है ये लोग 5 सालों से यहीं पर रह रहे हो। यहीं पर यहाँ पे कौन सी बात लगेगी, यहाँ पे लगेगी इंडिया वाली। ठीक है, ये मतलब प्रेजेंट इंडिया है और यहाँ पर जो बर्थ पूछा गया है ना, बर्थ पूछ रहा है कि अनडिवाइडेड इंडिया हो। तो इस तरीके से यहाँ पर आर्टिकल 5 में ये बता रहा है कि ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता या फिर दादा दादी जो हैं वो 5 साल से वर्तमान जो हमारा भारत का नक्शा है उसमें निवास कर रहे होंगे, तो उनको हम क्या मानेंगे, भारत का नागरिक। आर्टिकल 6 का कॉन्सेप्ट क्या है? आर्टिकल 6 का कॉन्सेप्ट जो है वो माइग्रेशन की प्रोसेस के बाद का है। क्या हुआ था कि सभी जानते हैं, 1947 में डिवीजन के बाद काफी तादाद में जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हुई थी और जो इंडियन पॉपुलेशन थी वो वहां से यहाँ आ रही थी। तो ये माइग्रेशन प्रोसेस काफी लंबे समय तक चलती रही है। तो आर्टिकल 6 के साथ आर्टिकल 7 जो है ये क्या डील करता है, ये डील करता है विद रिस्पेक्ट टू द माइग्रेंट्स। ठीक है, जो आर्टिकल 6 वाले माइग्रेशन प्रोसेस है वो बताती है दैट राइट ऑफ द सिटीजनशिप
टू द सर्टेन पर्सन्स हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब जो कहां से आए हो, पाकिस्तान से इंडिया चले आए, ठीक है। उसके अलावा जो आर्टिकल 7 है, आर्टिकल 7 ये बोलता है कि ऐसे व्यक्ति जो पहले इंडिया में रहते थे फिर पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से वापस इंडिया लौट आए, ठीक। ये भी बहुत केसेस हुए थे कि कुछ लोग जो कि भारत के मतलब भारत में रहते थे, भारत के उस वक्त के क्षेत्र में रहते थे, वो पाकिस्तान माइग्रेट हुए, बट उन्हें ऐसा लगा कि पाकिस्तान में उनका रहना शायद मुमकिन नहीं है, सो दे केम बैक टू इंडिया। सो आर्टिकल 6 एंड 7 डील्स विद द माइग्रेटिंग पीपल्स, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं रह जाता। इसके अलावा जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल नंबर 8 डील करता है ऐसे लोगों के साथ जो कि क्या कर रहे हो, रिसाइडिंग आउटसाइड द इंडिया, मतलब जो हमारी इंडियन टेरिटरी के बाहर के व्यक्ति हैं, ठीक है। भारत देश के बाहर जो व्यक्ति रह रहा है और उसे भारत की नागरिकता चाहिए, तो प्रोसेस क्या चलेगी भाई, प्रोसेस चलेगी रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से वो व्यक्ति चाहे तो भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। देन सबसे इम्पोर्टेंट फीचर और सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है हमारे लिए वो क्या है, वो है आर्टिकल नंबर 9। आर्टिकल नंबर 9 जो है हमारे सिंगल सिटीजनशिप के फीचर को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर बता देता है कि देखिए भाई, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिंगल सिटीजनशिप में बिलीव करता है, और सिंगल सिटीजनशिप में बिलीव करता है से हमारा मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसा कोई भी पर्सन, ठीक है, ऐसा कोई भी पर्सन जो वॉलंटरी स्वेच्छा से क्या करे, किसी देश की, किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ले, अदर कंट्री की जाकर के क्या कर ले, सिटीजनशिप ले ले, तो हम उस व्यक्ति के साथ क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्लियर कट उस व्यक्ति की जो नागरिकता है, उसकी जो इंडियन सिटीजनशिप है, उसको हम समाप्त कर देंगे, ठीक है। इंडियन सिटीजनशिप विल बी सीज्ड। कूल। तो यहाँ पे बात समझ में आई हमें कि किस तरीके से कुल मिलाकर के जो बात समझ में आई वो ये आई कि भाई अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो हमारे देश का नागरिक है, स्वेच्छा से गया किसी दूसरे देश की नागरिकता अर्जित करे, तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली सीज हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आर्टिकल 9 है। आर्टिकल 9 कभी कभी डायरेक्ट भी पूछता है कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है सिंगल सिटीजनशिप की, कौन से आर्टिकल में बताया है, तो बताया है कि आर्टिकल 9 में ये लिखा है कि अगर आपने किसी और देश की, तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है सिंगल सिटीजनशिप, लेकिन डायरेक्ट आर्टिकल कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो डायरेक्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 9 विच डील्स विथ द सिंगल सिटीजनशिप, ठीक। उसके बाद आर्टिकल 10 क्या है, आर्टिकल 10 कहता है कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप, और आर्टिकल 11 जो है ये कहता है दैट पार्लियामेंट हैज द पावर। इसको थोड़ा सा क्या है, आर्टिकल 11 को यहाँ पे समझ लें कि सिटीजनशिप का जो टॉपिक है उसके विषय में कानून बनाने की जो शक्ति है किसके पास है, पार्लियामेंट हैव द पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप, ठीक। मतलब यहाँ पर जो सिटीजनशिप का सब्जेक्ट है वो क्या है, वो यूनियन लिस्ट का मैटर है, सीधे सीधे, है ना। कभी कभी घुमा के पूछने के लिए पूछ लिया आपसे कि सिटीजनशिप जो है कौन सी लिस्ट का पार्ट है, तो आप बताएंगे कि जो हमारा संविधान है जिसमें 3 सूचियां दी गई हैं, दैट इज 7th शेड्यूल में हमारे बताया गया है सेपरेशन ऑफ पावर। तो 7th शेड्यूल में जो 3 सूचियां हैं जिसमें से यूनियन आती है, एक आपकी स्टेट होती है और एक आपकी कॉन्करेंट होती है, तो इन 3 लिस्ट में से जो हमारी सिटीजनशिप है इट बिलोंग्स टू द यूनियन लिस्ट, ठीक। ये हो गई आपके आर्टिकल्स की बात विद रिस्पेक्ट टू द सिटीजनशिप। तो जो ध्यान रखने वाले आर्टिकल है इसमें से कौन से हैं, आर्टिकल नंबर 9 बिल्कुल ध्यान रखें। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 11 ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या बात है, बात यह है कि भाई ये बता रहा है कि सिटीजनशिप के विषय में पार्लियामेंट के पास कानून बनाने की पावर है, और पार्लियामेंट समय समय पर इस पावर की एक्सरसाइज करेगा और अमेंडमेंट करेगा। कौन से एक्ट में, एक्ट चलेगा सिटीजनशिप, ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट शुरुआत हुई थी 1955 से, ठीक है, आर्टिकल
11 से पार्लियामेंट के पास पावर है इस एक्ट के रिस्पेक्ट में। तो अब बात कर लेते हैं सिटीजनशिप एक्ट पर। ठीक है, इतनी देर से हम ये सोच रहे हैं कि भाई आर्टिकल 5 to 11 में हमने बोला है उन लोगों के लिए नागरिकता जो कि 1950 में जब संविधान बन रहा था तब डिसाइड कर रहे थे कि भारत के नागरिक कहलाना है या पाकिस्तान के। ठीक है, तो भाई उसके बाद भी तो प्रोसेस चालू है, उसके बाद भी तो कई लोगों का जन्म हुआ, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा, कौन सा व्यक्ति नहीं कहलाएगा। और अगर कोई दूसरे देश का नागरिक जिसे इतनी इच्छा है कि वो भारत के कल्चर से इतना प्रभावित हो जाए कि भारत की नागरिकता लेके ही भारत में रहना चाहे, तो उसके लिए आप क्या प्रोविजंस बना सकते हो। ठीक है, तो जो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 है, इट ग्रांट्स फॉर सम वेज जिसके थ्रू आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सीरियल ऑर्डर से अपन देखेंगे। सबसे पहले आता है प्रोसेस बाय बर्थ, सेकंड होता है बाय डिसेंट, थर्ड प्रोसेस होता है बाय रजिस्ट्रेशन, नेक्स्ट प्रोसेस होता है बाय नेचुरलाइजेशन, और उसके बाद ये तो 4 प्रोसेस हो गए आपके जिसके थ्रू नागरिकता मिलेगी, और इसके अलावा बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, तो टेरिटरी इनकॉर्पोरेशन का केस तो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जब भी किसी युद्ध के बाद कोई क्षेत्र हमारे अंतर्गत आ जाएगा तो टेरिटरी इनकॉर्पोरेशन होगा, और टेरिटरी इनकॉर्पोरेशन से उस पर्टिकुलर टेरिटरी के नागरिक भी हमारे नागरिक बन ही जाएंगे। ठीक है, और ऐसे सिटीजन्स जो कि असम अकॉर्ड के थ्रू कवर होते हैं। तो असम अकॉर्ड क्या है, इसके थोड़े से हम देखेंगे प्रोविजंस। इसमें काफी डीप में असम अकॉर्ड के बारे में जानना जरूरी नहीं है, जस्ट टू नो द बेसिक फीचर्स दैट हाउ अ पर्सन गेट्स अ सिटीजनशिप इन अवर कंट्री। ठीक, सो फर्स्टली बात कर रहे थे बाय बर्थ की। बाय बर्थ में आप बोल रहे हो सिटीजनशिप आप दोगे उस व्यक्ति को जिसका जन्म भारत में हो। तो भाई जन्म भारत में हो उसके क्या आधार होंगे, तो जन्म भारत में होने के पहले के स्टेट में आपके 3 आधार चलते थे। पहले कहा जाता था कि फादर यानी कि केवल और केवल पिताजी का भारत का नागरिक होना आपको नागरिकता दिला सकता है। फिर उसके बाद एक फीचर चला आइदर ऑफ द पेरेंट्स का, यानी कि या तो माता या तो पिता, दोनों में से कोई एक भी अगर भारत के नागरिक होते। और फिर जो थर्ड फीचर चला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो अभी भी करंट में चल रहा है वो यही है कि जो दोनों पेरेंट्स हैं, दैट मीन्स दैट बोथ द पेरेंट्स शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नो वन ऑफ देम शुड बी एन इलीगल माइग्रेंट। मतलब बात समझ में आ रही है। पहले इजी गोइंग रखा था, फिर उसके बाद थोड़ा और इजी किया, और फिर हमने क्या बोला, इलीगल माइग्रेंट्स को हमने बोला कि इलीगल माइग्रेंट को छोड़ करके जो माता और पिता होंगे उन दोनों को क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। अच्छा, डेट वाइज इसमें आप अगर ध्यान रख रहे हैं तो रख सकते हैं कि 2004 में हमने बोला कि 2004 के बाद से ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म 2004 के बाद भारत देश में हुआ हो और उनके माता और पिता दोनों इस भारत देश के नागरिक हों, इसके अतिरिक्त उन दोनों में से कोई भी इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, तो उसको जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता जरूर मिलेगी। सेकेंड कॉन्सेप्ट चला वंश के आधार पर, बाय डिसेंट। ठीक है, इसमें भी 3 शर्तें थी। पहले ये बोला जाता था कि अगर आपके पिताजी भारत के नागरिक हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। फिर एक ऑप्शन रखा गया कि दोनों में से कोई भी, मतलब यहाँ पे भी जैसे आइदर ऑफ पेरेंट्स चल रहा है ना, यहाँ पे भी आइदर ऑफ पेरेंट्स का ऑप्शन था। देन व्हाट वी हैव सेड कि नहीं भाई, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 2004 के बाद हुआ हो और क्या हो कि उसका जो बर्थ है वो हमने रजिस्टर करवाया हो यहाँ पर नियर बाय 1 साल के अंदर किसी कॉन्सुलेट के पास फर्स्ट ईयर में, तभी होगा। अब देखो अंतर कहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होगा, मैं समझा दे रही हूँ आप लोगों को एक बार फिर से कि क्या होता है। बोलते हैं कि भाई बाय बर्थ में भी आप बोल रहे हो पिताजी की कंडीशन या माता पिता में से कोई भी एक हिंदुस्तानी हो, और बाय डिसेंट में भी, तो अंतर कहाँ है? अंतर यहाँ है सर कि ये जो बाय बर्थ है, ये बाय बर्थ का जो जन्म स्थान है जिसको हम बोलते हैं बर्थ प्लेस, ये क्या होना चाहिए, भारत ही होना चाहिए, है ना। यहाँ पर अगर आपका जन्म भारत में हुआ है और आपके माता पिता में से कोई दोनों के दोनों जो हैं वो भारतीय हैं,
और इसके अलावा कोई भी लीगल माइग्रेंट नहीं है, तो आप डायरेक्टली भारत के नागरिक कहलाए। ठीक। बाय डिसेंट में आपको एक ऑप्शन मिला दैट भले ही आपका जन्म किसी भी स्थान पर क्यों ना हुआ हो, ठीक है, स्थान इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर जन्म स्थान इंपॉर्टेंट नहीं है बाय डिसेंट में। इसको ध्यान रखना, क्योंकि कंफ्यूजन यही क्रिएट होगा कि दोनों कंडीशन से एक सी है, फिर अंतर क्या है। अंतर ये है कि बाय डिसेंट में जरूरी नहीं है कि आपका जन्म स्थान भारत हो। ठीक। आपका जन्म दुनिया भर में कहीं भी हुआ हो, अगर आपके माता पिता जो हैं वो इंडियन रहे हों और आपके पास 2004 के बाद आपने क्या किया, अपना जो बर्थ है, मतलब आपके जो भी पेरेंट्स होंगे, जिस भी बालक का जन्म होगा, अगर उसके पेरेंट्स 1 साल के अंदर उसका बर्थ जो है नियर बाय कॉन्सुलेट में रजिस्टर करवाते हैं, तो उसको भारत की नागरिकता जरूर मिलेगी। ठीक है। सो ये बाय बर्थ का प्रोसेस होता है और ये बाय डिसेंट का। ठीक है। तो बाय बर्थ और बाय डिसेंट। अब बात करें बाय रजिस्ट्रेशन में, तो बाय रजिस्ट्रेशन में क्या हो रहा है वो अच्छे से आप समझ लीजिए पहले। बाय रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अबव द एज ऑफ 18 इयर्स हो, ठीक है, वो चाहे तो अगर भारत में 7 वर्षों से 7 इयर्स से इंडिया में रह रहा हो, रिसाइड कर रहा हो, या फिर वो चाहे तो उसका विवाह किसी इंडियन से हुआ हो, मैरिज हुई हो, मैरिड टू एन इंडियन, ठीक है, एंड रिसाइडिंग इन इंडिया सिंस लास्ट 7 इयर्स, देन ऐसे माइनर जिनके पेरेंट्स इंडियन हो। अब हमने ऊपर क्या बोला था आपसे कि डिसेंट वाली कंडीशन में अप्लाइड क्या होता है कि अगर आपके जन्म के 1 साल के अंदर अंदर आपका रजिस्ट्रेशन करा दिया जाए यहीं पर, तो आप भारत के नागरिक बन गए। मगर मान लीजिए कि माता पिता 1 वर्ष के अंदर नहीं करा पाए किसी भी कारण से, तो यहाँ से ऑप्शन मिल रहा है ना, बाय रजिस्ट्रेशन की जो मेथड है उसमें ऐसे माइनर जिनके पेरेंट्स इंडियन हैं उनको भी बाय रजिस्ट्रेशन भारत की नागरिकता मिल सकती है। इसके अलावा ऐसे पर्सन्स जो फुल एज के हैं, माइनर क्यों, फुल एज वाला व्यक्ति भी, दैट मीन्स जो कि 18 अबव हो और उसके पेरेंट्स भी इंडियन हो, वो भी बाय रजिस्ट्रेशन चाहे तो इस देश की नागरिकता अर्जित कर सकता है। और ऐसे व्यक्ति, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो पहले भारत के नागरिक थे, किसी कारण से उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ दी, कारण जो भी हो, हाँ बस कारण कोई इलीगल नहीं होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। ठीक है। तो किसी ऐसे व्यक्ति ने जो कि पहले भारत का नागरिक रहा हो, भारत की नागरिकता छोड़ दी, तो अगर वो व्यक्ति भारत में आकर के 12 मंथ्स के लिए, इसको नोट डाउन करके लिख लीजिएगा कहीं पर कि 12 मंथ्स के लिए भी अगर वो आकर के इंडिया में रह जाता है, तो हम उसे भारत की नागरिकता दे देंगे। क्यों दे देंगे? क्योंकि वो पहले भी भारत का नागरिक था, इसलिए उनके लिए ये रिलैक्सेशन प्रोसेस अलाउड है। क्यों अलाउड है? क्योंकि ये स्पेशल केस है। इसको कहते हैं घर वापसी। मतलब कोई व्यक्ति जो पहले से भारतीय था, किसी दूसरे देश की नागरिकता लेके वहां रहा और 1 वर्ष, और वहां से लौट के आने के बाद अगर 1 वर्ष भी हमारे देश में रह गए तो हम उसे वापस से नागरिकता दे देंगे। ठीक, ये होता है बाय रजिस्ट्रेशन। देन नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है, 4th प्रोसेस आता है, वो होता है बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन। अब नेचुरलाइजेशन क्या होता है, कैसे काम करता है और किस पर काम करता है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है। ऐसे व्यक्ति, कोई भी पर्सन जो किसी ऐसे देश को बिलोंग ना करता हो जिसके साथ इंडियंस को सिटीजनशिप अलाउड ना हो, इंडियंस आर अलाउड टू हैव अ सिटीजनशिप of that country. ठीक है, किसी ऐसी कंट्री को वो बिलोंग करता हो। सेकेंड कंडीशन जो समझने वाली है वो ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे देश की नागरिकता ही छोड़ दे, रिनाउंस कर दे, भाई कि मुझे उस देश का नागरिक ही नहीं रहना। ठीक है। इसके अलावा तीसरी कंडीशन जो है वो ये है
कि यहाँ पर जो आपको कहा जा रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म आप दे दो, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आप दे दो, बट सीन ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म देने के 11 वर्ष पहले तक, 11 years बिफोर, यू वर सपोज टू बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ठीक। और ये एप्लीकेशन देने के बाद का जो 12 महीने का पीरियड है, मतलब कुल मिला के यू आर सपोज टू बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 12 years, ठीक। तो बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन, अगर आपको क्या है, नॉलेज है, किस चीज का नॉलेज है आपको, भारत के 8th कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में दी गई किसी भी लैंग्वेज का, आपका कैरेक्टर, चरित्र उत्तम है, यू हैव अ गुड कैरेक्टर, ठीक। दूसरी चीज, तीसरा कि आपने कुछ अच्छे काम किए हो। अब अच्छे काम मतलब कौन से अच्छे काम? तो अच्छे काम मतलब यहाँ पर आपने गुड वर्क किया हो इन केस ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड मेनी मोर, मतलब जानी मानी हस्ती हूं आप, ठीक है। तो इस आधार पर आपको इस प्रोसेस के थ्रू हम सिटीजनशिप दे सकते हैं, ठीक है। So this is how the citizenship through naturalization works and it takes a lot of time for the 11 years period, ठीक। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत है। आई गेस कि आप लोग इस चीज को समझते हैं कि जब भी क्या हो, भारत के साथ किसी देश का युद्ध हो, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी से क्या होगा, जब भी मान लीजिए इंडिया है, भारत का किसी देश के साथ युद्ध हो और इंडिया ने किसी स्पेसिफिक टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया हो, अगर इंडिया ने किसी स्पेसिफिक टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया तो उस टेरिटरी के रहने वाले समस्त नागरिक क्या हो जाएंगे, इंडियन सिटीजनशिप हो जाएंगे, इंडियन सिटीजनशिप के हकदार होंगे एंड दे विल बी कॉल्ड एज द इंडियन सिटीजन्स। व्हाई दैट सो? बिकॉज दैट पार्ट और दैट टेरिटरी स्पेसिफिक बिलोंग्स टू इंडिया, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा विशेष समझने वाला नहीं रह जाता। देन व्हाट हैपेंस, जो 6th पैटर्न है उस पे बात करते हैं, विच इज असम अकॉर्ड। सो व्हाट इज असम अकॉर्ड? होता क्या है, देखिए, इंडिया बांग्लादेश का सीन सबको पता है दैट 1970s बांग्लादेश के 30 साल पहले बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, है ना। तो उसके पहले बांग्लादेश का नाम क्या चलता था, पूर्वी पाकिस्तान, ठीक। तो आफ्टर जो इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश का ये जो पूरा क्रिएशन हुआ, इसके बाद क्या हुआ था कि कुछ ऐसे व्यक्ति जो कि उस पीरियड में भी जब पाकिस्तान कहा जाता था उसको, तब की भी बात करेंगे यहाँ पे, ऐसे व्यक्ति जिनका ओरिजिन क्या था, इंडियन ओरिजिन था, क्या हुआ कि लौट कर आए इंडिया में कहा, इंडिया में आए असम। कौन सी डेट पर आए सर? आए 1966 में, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों को, इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जो कि आफ्टर 1966 बट बिफोर 1971, ये दो कंडीशंस, ऐसे व्यक्ति जिनका ओरिजिन इंडियन था, यहाँ पे भी इंडियन ओरिजिन रहेगा, असम स्टेट में आते हैं या तो 1966 के पहले या फिर 1966 के बाद, लेकिन 1971 के पहले। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ भारत क्या करेगा, ऐसे व्यक्तियों को 10 वर्ष के लिए, ठीक है, रजिस्टर किया गया फॉर 10 years टू बी अ सिटीजन। उनको 10 वर्ष की सिटीजनशिप दी गई, ऐसा असम अकॉर्ड में बोला। फिर क्या किया, इनको सेम राइट्स दिए गए, सेम राइट्स थे इनके पास एक्सेप्ट वोटिंग राइट, ठीक है। मतलब
ऐसे इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति जो कि 1966 और 71 के पहले भारत देश में आए। ठीक है, कहाँ से आए? बांग्लादेश से। कौन से स्टेट में पहुंचे? असम पहुंचे। तो उन लोगों को हमने क्या किया, 10 साल के लिए टेम्पररी सिटीजनशिप दिया, एंड दोज पीपल हैव द सेम राइट्स फॉर दैट 10 years of period except the voting right. ठीक, so this is how any person belongs to any country, belonging to any religion, can attain an Indian citizenship. And the most important of them are by descent, by registration and by नेशनलाइजेशन। क्यों? क्योंकि बाय बर्थ का कंडीशन सबको मालूम है भाई। 2004 के बाद अगर आपका जन्म ही भारत में हुआ है और माता पिता में से कोई भी इलीगल माइग्रेंट है ही नहीं, तो हम आपको नागरिकता देने से क्यों रुकेंगे? हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम आपको भारत की नागरिकता जरूर देंगे। बात उनके साथ आती है जिनका जन्म भारत में ना हुआ हो, या जिनके पेरेंट्स जरूर भारतीय रहे हों मगर किसी कारणवश, किसी काम के सिलसिले में, किसी भी रीजन से उनकी भारत की नागरिकता जो है वो छूट गई हो। ठीक है, अब बात निकली है नागरिकता छूटने पर, तो कौन से कारण हो सकते हैं जिसके बेसिस पर लॉस ऑफ सिटीजनशिप पॉसिबल है? इस पर भी छोटा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो लॉस ऑफ सिटीजनशिप के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? नंबर 1, बाय रेनंसिएशन। What does that word renunciation means? Renunciation मतलब मैं जिस भी देश का नागरिक हूं, मुझे उस देश की नागरिकता नहीं रखनी। जैसे कि कोई व्यक्ति है वो ये कह दे कि मुझे भारत देश का नागरिक नहीं रहना, मैं अपने भारत देश की नागरिकता छोड़ रहा हूं। That's called renunciation. Second, by termination. ठीक, मतलब दो बातें होंगी, या तो तुम खुद नागरिकता छोड़ रहे हो, इसमें सेल्फ है, या तो किसी कारण से गवर्नमेंट जो है वो तुम्हें भारत का नागरिक कहलाने से बैन कर रही है। अब भाई गवर्नमेंट को ऐसा क्या सूझा कि उसने तुम्हारी नागरिकता को टर्मिनेट करने का सोचा? तो गवर्नमेंट को ऐसा इसलिए सूझा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है तुम अगर किसी भी दूसरे देश की नागरिकता को ले लोगे, ग्रहण करोगे, एनी कंट्री, एनी अदर कंट्री की तुम सिटीजनशिप ग्रहण करोगे, एक्सेप्ट करोगे, तो तुम भारत के नागरिक नहीं कहलाओगे। किसी भी परिस्थिति में तुम भारत के नागरिक यहाँ पर नहीं कहलाओगे। ठीक है, जो थर्ड एक प्रोसेस बोल सकते हैं वो होता है बाय डिप्रिवेशन। डिप्राइव, हम आपको डिप्राइव करते हैं कि आप भारत के नागरिक होंगे। वी डिप्राइव यू टू बी सो। हाउ? वी डिप्राइव यू इन केस ऑफ यू हेल्प अवर एनिमी एलियन। ठीक है, इन केस of having a citizenship by fraud. मतलब आपने क्या किया? आपने भारत की जो नागरिकता है वो फ्रॉड से अटेन करी। In case of being a citizen out of India for more than 7 years. ठीक, तो ये प्रोसेस है, कुछ कारण है जिसके थ्रू अगर आप जो है इन सारी चीजों को करेंगे तो आपकी भारत की जो नागरिकता है वो हम क्या कर सकते हैं? वो हम समाप्त कर सकते हैं। ऐसा पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझें कि सिटीजनशिप यानी कि पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील करता है सिटीजनशिप को, और वो ये बताता है कि ऐसे कौन कौन से आधार हो सकते हैं जिसके बेसिस पर हम आपके जो राइट्स हैं उनको खत्म कर सकते हैं और वी कैन डिप्राइव यू फ्रॉम हैविंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें से आर्टिकल की मैंने आपको बात बताई है, इसको ध्यान रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल पे आप जब देखेंगे आर्टिकल वाइज आर्टिकल 9 और 11 ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 9 में डायरेक्ट सिंगल सिटीजनशिप बता दिया है और 11 में पार्लियामेंट को पावर दिया है कि वो सिटीजनशिप पर लॉज बना सकता है। ठीक, इसके अलावा सिटीजनशिप एक्ट मैंने बताया 1955 में बना था, लेटेस्ट अमेंडमेंट अभी 2019 में हुआ है उसमें। ठीक है, जो कि एक और इशू है जिस पर काफी अच्छे से बात की जा सकती है और काफी डिटेल में बात की भी जानी चाहिए, तो उसके लिए एक सेपरेट क्लास कभी ना कभी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी जल्दी से। बट जो यहाँ पर फीचर्स हैं उसको ध्यान रखें कि बाय बर्थ, बाय डिसेंट और बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू यहाँ से हम सिटीजनशिप अटेन कैसे करते हैं ये देखना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ से जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है।
जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। तो नेक्स्ट क्लास में शुरुआत हम करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, क्योंकि वो क्या है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। पार्ट 2 यहाँ पर खत्म हो चुका है, तो अब चलेंगे पार्ट 3 पर। और इस वीडियो में जो हमने सिटीजनशिप आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप उसे हमारे कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, हम उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट to like, share, comment and subscribe to UPSC and Judicial Exam Preparation। मिलते हैं अगली क्लास में पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।